अ, हम लोग अभी अपनी इंटरव्यूज जो है, मतलब एक मिनट। अ, अ, सभी पीवीडीटी के सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और यहाँ हमारे बीच जो उपस्थित है डॉक्टर जयश्री काले मैडम, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अ, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पीवीडीटी इन मतलब पीवीडीटी कॉलेज के करिकुलम में एक कोर्स नंबर 12 के लिए एक इंटरव्यू ऑफ काउंसलर, स्कूल काउंसलिंग सेक्टर में जो काम करने वाले उन काउंसलर या परामर्शदाता जिसको कहते हैं, या समुपदेशक जिसको कहते हैं, तो इनकी इंटरव्यूज लेना है। वो कैसे इंटरव्यू मतलब वो कैसे समुपदेशन अपने स्टूडेंट का करते हैं, या जो निजी जीवन में जीते समय कैसे कैसे मतलब हमें किसी को भी अगर मदद करनी हो या किसी का भी समुपदेशन करना हो तो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर जयश्री काले मैडम उपस्थित है। मैं पीवीडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन तथा एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका मतलब स्वागत करता हूँ आपको। और आपकी अनुमति अगर हो तो हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। सभी, हाँ बोलो बोलो मैडम। हेलो। हाँ, सभी हाँ विद्यार्थियों से एक सूचना ये है कि आपको आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग इंटरव्यूज उनका लेने वाले हैं। अगर आवाज नहीं आ रहा है क्या सभी को? अगर आवाज यस सर। यस आ रहा आवाज है, आ रही ओके। है। सपोज किसी को नहीं आ रही है तो बेस्ट वे आप टेक्स्ट को मैं उसके अनुसार मैं आपको मतलब गाइड करता रहूंगा। मैसेजेस आप कर सकते हैं। और कृपा करके कोई भी प्रेजेंट मतलब स्क्रीन शेयरिंग मत करो। और स्क्रीन के ऊपर मैंने सबने म्यूट करो पहले। हेलो, रुखसार से ओके सर। रुखसार से बोले, साधना यादव प्लीज म्यूट योर। हाँ, तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि हम लोग इंटरव्यू की तरफ इंटरव्यू जैसे ले रहे हैं। मैं मैडम से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो अपने उसी प्रश्न को लेकर कुछ उनके अनुभव या उन्हें जो मतलब उसके संदर्भ में जो जानकारी देनी वो देते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा मतलब प्रश्न खत्म हो जाते तब आप में से किसी 2 या 3 लोगों को जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा एक पूरे अपने प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा। तो पहले ही मैं आप मतलब पहला क्वेश्चन मैडम को ये पूछता हूँ कि मैडम आपका पूरा नाम और आप कहाँ जॉब करते हैं, और अभी आपका टीचिंग एक्सपीरियंसेस क्या है ये पहले बता दीजिए। ओके। मेरा नाम डॉक्टर जयश्री काले है। मैं एक टीचर हूँ और 16 साल से मैं अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। अभी अंबरनाथ में रहती हूँ और बदलापुर में मेरा टीचिंग चल रहा है। एजुकेशन के बारे में बोलेगी तो मैंने पहले डीएड बीएड एमए मराठी में किया। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। एमएड भी मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है, करिकुलम थ्रू लाइफ स्किल डेवलपमेंट ये सब्जेक्ट लेके। सुपरमाइंड इंस्टीट्यूट पुणे, ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट के अंदर में 5 साल से एजुकेशन काउंसलर का काम कर रही हूँ। और आज सर ने आपके साथ जो बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए पहले से मैं उनको शुक्रगुजार हूँ।
सर आप पूछ सकते हैं आगे, आप हाँ कैसे स्टार्ट करना है। हाँ, अभी मेरा मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमें ये बता दीजिए कि समुपदेशन यानी क्या, और समुपदेशन की जरूरत क्यों होती है। ओके सर। सबसे पहले मैं मेरे सभी छात्रों को बताना चाहूंगी कि समुपदेशन का मीनिंग समझने के पहले हमें मार्गदर्शन का समुपदेशन पता होना जरूरी है। मार्गदर्शन और समुपदेशन ये दो अलग अलग वर्ड हैं। मार्गदर्शन जब देखा जाए तो हर एक आदमी को या छात्र को या स्टूडेंट को, किसी को भी, जैसे ही समझदार हम लोग बन जाते हैं 6-8 साल से आगे, हम लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को जो डिसीजन लेना है तो हम, हमारे पास जितना सारा एक्सपीरियंस होता है वो इस एक्सपीरियंस के जरिए फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हम किसी अ, एक कोई किसी अगर पर्टिकुलर तज्ञ से या किसी एक्सपर्ट से हम अगर उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और मार्गदर्शन एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, वो पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। अब एजुकेशन के बारे में सोचेंगे तो मार्गदर्शन हमारा अविभाज्य घटक है। जैसे कि एजुकेशन, शैक्षणिक समुपदेशन और शैक्षणिक मार्गदर्शन ये दो अलग अलग चीज है। शैक्षणिक मार्गदर्शन को देखा जाए तो उसके बीच में एक वैयक्तिक मतलब खुद की पर्सनल गाइडेंस और एक एजुकेशनल गाइडेंस या करियर गाइडेंस, ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं उसमें। और ये सब पूरी जिंदगी में चलने वाली प्रोसीजर है जो मार्गदर्शन बताते हैं हम उसको। उसके बाद हम आज फोकस करने वाले हैं, जो अभी सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि समुपदेशन। समुपदेशन एक एकदम मार्गदर्शन के बीच का एक छोटा सा घटक है, एक प्रक्रिया है मार्गदर्शन के बीच चलने वाली। जहाँ पे मार्गदर्शन खत्म हो जाता है उसके बाद समुपदेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि समुपदेशन में किसी एक समस्या के ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर हमारे स्कूल में बच्चे हैं, हम सब बच्चों का एक साथ किसी टॉपिक के ऊपर मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन एक, दो या 3-4 लोग भी कर सकते हैं, और सुनने वाले छात्र भी ज्यादातर रहते हैं। लेकिन समुपदेशन में खाली एक ही समुपदेशक रहता है और जिसकी समस्या है वो समुपदेशक रहता है। मतलब मार्गदर्शन के बाद समुपदेशन स्टार्ट हो जाता है और वो किसी पर्टिकुलर समस्या को लेके स्टार्ट हो जाता है। वो तब तक चलता है जब तक वो समस्या सॉल्व ना हो जाए। चाहे अपने स्कूल के बच्चे हैं और किसी पर्टिकुलर समस्या अध्ययन अध्यापन में हम लोगों के बीच आ रही है, तो समस्या लेके हम स्टेप बाय स्टेप, समुपदेशन के 7 स्टेप्स होते हैं, उसके जरिए हम वो समस्या सॉल्व कर देते हैं। और वो तब तक सॉल्व करते हैं वो समस्या फिर उस बच्चे को या खुद को ना आए। इसे हम लोग समुपदेशन बोलते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही हेलो। सर? हाँ हाँ, आ रही है। धन्यवाद हम्म, मैडम। आपने बहुत अच्छी तरह समुपदेशन यानी ये बताया। समुपदेशन करने के लिए मतलब अगर देखा जाए तो आजकल बहुत सारे व्यक्ति, अगर आपको रास्ते पर भी चलते जाएंगे तो आपको सुझाव देने वाले बहुत है, लेकिन तो बिना कुछ विचार न किए हुए, या तो सुझाव और समुपदेशन इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि जाते जाते रास्ते पर भी आपको अनगिनत लोग कुछ अच्छे सुझाव देंगे या बुरे सुझाव देंगे, और समुपदेशन में भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। तो दोनों में फर्क है, सुझाव देना और समुपदेशन का? सुझाव और समुपदेशन दो अलग चीज है सर। समुपदेशन पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल बेस होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। और वो एक पढ़ाई के जरिए, मतलब एक समस्या को स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल बेस पे हम उस छात्र को जानते हैं, पहचानते हैं, और उस समस्या के ऊपर हम पूरा साइंटिफिकली उस पर पढ़ाई करके उसका समस्या का हल निकालते हैं। और जो सुझाव दिया जाता है, वो बोलने वाला, सुझाव देने वाला भी उतना तज्ञ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता है, चलते चलते हम लोग देखते हैं अगर स्कूल में भी कुछ प्रॉब्लम है या अपने आजू बाजू में कुछ प्रॉब्लम है, अपने घर का, अपने डेली लाइफ का भी अगर हम लोग देखेंगे तो चलते चलते किसी भी समस्या के ऊपर कोई भी हमें जल्द से कुछ ना कुछ बता देते हैं। लेकिन वो कुछ पूरा पढ़ाई पूर्वक या कुछ अभ्यास पूर्ण नहीं रहता है। वो अगले जो सुझाव देता है उसको अपने समझ से कि कुछ हिस्ट्री मालूम नहीं रहते, हमारे स्वभाव, हमारा पूरा डेवलपमेंट, हमारी थिंकिंग कुछ मालूम नहीं रहता है।
वो ऐसे उसके एक्सपीरियंस के जरिए हमें सुझाव देता है, उसे हम सुझाव कहते हैं। वो पर्टिकुलरली 100% अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए रहेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन समुपदेशन एक प्रक्रिया है, वो 1 या 2 दिन में, 1 या 2 मिनट में खत्म नहीं होती है। जब जब से ही समस्या स्टार्ट हो जाती है, वो 7 स्टेप से गुजरती है। मैंने पहले क्वेश्चन से ही बता दिया कि समुपदेशन एक प्रक्रिया है, वो 7 स्टेप से चलती है। और जो समुपदेशक रहता है, वो जो समुपदेशक रहता है, वो पहले एक दूसरे को पर्टिकुलर जानते हैं, एक दूसरे की समस्या को, एक दूसरे के स्वभाव को, सब बैकग्राउंड को। जैसे अगर एक छात्र है हमारे क्लास का, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो जो समुपदेशक है वो पहले उसका फैमिलियर बैकग्राउंड कैसा है, उसके सोचने की टेक्निक कैसी है, वो सोशल कैसे क्लाइमेक्स में रहता है, वो इस तरह से जो वर्तन कर रहा है जिसके लिए हमें समस्या मालूम गिर रही है, वो किस क्यों आई हुई रहेगी, इसके लिए वो पूरी तरह से पढ़ाई करता है। उसके पास वो टेक्निक रहता है कि वो सोचता है, वो कभी भी आगे वाले छात्रों को ये समझ में नहीं देता है कि उसकी समस्या के ऊपर वो कुछ बोल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा सा रिलेशन वो दोनों के बीच रहता है। और वो तब तक जिस छात्र को या किसी को जो समस्या होती है, उसको कभी भी निगलेक्ट, अब हम लोग बोलते हैं, देखो अगर किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर निगेटिव नहीं बोला जाता है। मतलब उस समुपदेशक को अच्छी तरह से ट्रीट करता है कि वो कभी उसको डिमोटिव बोलते हैं हम लोग, उसकी समस्या को लेकर डिमोटिव नहीं करता है तब तक, जब तक वो साइंटिफिकली उसकी समस्या समझ ले और स्टेप बाय स्टेप उस समस्या को सॉल्व कर दे। धन्यवाद मैडम। आगे के सवाल को हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब इसके पहले मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मैडम जो है वो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी स्कूल से डीएड से लेकर अपना पीएचडी का एजुकेशन जो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। मतलब हाउसवाइफ होने के, मतलब घर में सब काम करके, शायद 2 लड़कियां हैं ना मैडम आपको? हाँ, 2 लड़कियां, इन सब का संभाल के फिर इस मुकाम पर इसलिए शायद पहुंचे हैं कि जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हर एक सेक्टर में अपने आप के खुद को भी एक अच्छी तरह से समुपदेशन की दिया है, अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह। और उनका पीएचडी का सब्जेक्ट भी देखो लाइफ स्किल है, जो आपको लेसन लेते समय पूछा जाता है कि जीवन कौशल्य आप इस पार्ट से कौन कौन से मतलब प्रतीत करना चाहते हो, तो लाइफ स्किल के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया है। उस पीएचडी के ऊपर जो लाइफ स्किल के जो अलग अलग स्किल हुए उनके ऊपर उन्होंने बुक, उनका एक बहुत ही अच्छा मार्केट में बुक आया है। और हाल ही मैडम ने बहुत अच्छे मतलब हर एक जगह पे जो लाइफ स्किल है उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्यान भी देती हैं। मेरा अगला सवाल मैडम ये है कि एक लड़की ने पूछा है कि एक बच्चा जो है वो क्लास में बैठना ही पसंद नहीं करता, हर जगह हर बार वो क्लास से अपनी जगह से उठ जाता है। कितना भी उसे डांटा, अगर कितना भी मतलब उसे मतलब बोला तो भी वो सुनना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें मतलब एज ए काउंसलर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, या हमें अगर उस बच्चे को काउंसलिंग करना है तो हमें कैसे करना चाहिए? सर, अभी आपने जो सवाल पूछा, फिलहाल ये समस्या हर एक स्कूल में, अभी हमारे छात्र जितने भी सारे सुन रहे हैं, उनको हर एक को ये समस्या से गुजरना ही पड़ेगा। अभी देखा जाए तो अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है, इतनी सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम हर फैमिली में है। मतलब कहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चों को पर्टिकुलरली टाइम नहीं दे सकते हैं, इसके वजह भी उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है। और हम अभी बीएड के स्टूडेंट हैं, तो देखो हम लोग टीनेजर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो उठकर भागने वाली प्रॉब्लम थोड़ा कम आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम प्राइमरी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 5th 6th तक ये प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो ये बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, एक समूह उपदेशक के नाते में ये बताएंगे आप सबको कि अगर अपने क्लास में ऐसा बच्चा है तो सबसे पहले उस बच्चे से हम लोगों को बात करनी चाहिए। बात टीचर के जरिए नहीं, टीचर है ऐसे हिसाब से नहीं बोलना है कि हम उनके टीचर है, हम उनके पेरेंट्स है। मतलब सबसे पहले उस बच्चों को हमको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है, प्यार से उनसे बात करना जरूरी है कि वो इस तरह से क्यों भागता है,
और ये हम फेस टू फेस तो नहीं पूछ सकते उस बच्चों के, तो क्यों भागता है। तो हम उसके साथ इस तरह से बात करेंगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड हमको पता चल जाएगा, उसके भाई बहन कितने हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो जो पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है पढ़ाई पे, उठ के भाग रहा है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या है उसका क्लाइमेट, फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, समाज में सोशल में क्या प्रॉब्लम है, घर में उसका क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ अपने स्कूल का भी देखना पड़ेगा, हम एक ही पॉइंट व्यू को नहीं देखना है, खाली उसके घर को ही नहीं देखना है। सेकंड पार्ट आता है सोशल का, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कौन से एरिया से वो बच्चा आता है। उसके बाद आता है उसका अपना स्कूल, अपने स्कूल में सब फ्रेंड्स के साथ उसका रिलेशन कैसा है, कुछ अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे हो क्लास में बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इस तरह से हम सब वे से उसको देखना है अपने नजरिए से। उस वक्त हमारे माइंड में टीचर नहीं रहेगा, उस माइंड में हम एक समोपदेशक के जरिए, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका से उससे बात करेंगे, ताकि हम लोग उसका स्टडी कर पाएंगे। ये बच्चा एक जगह पे क्यों नहीं बैठ रहा है, पढ़ाई पे अटेंशन क्यों नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही मैं बोली कि समुपदेशक का एक साइकोलॉजिस्ट, हम लोग जैसे भी आप लोग भी अभी पढ़ रहे रहेंगे कि मानस शास्त्र क्या है, किस तरह हम हमारा माइंड डेवलपमेंट रहता है, कौन से एज में कैसे ब्रेन डेवलपमेंट होता है, कौन से एज में कौन सा थिंकिंग लेवल ज्यादा बढ़ता है। इसके जरिए हमारे देखने का सोचने का जरिया बन जाता है। और जैसे जैसे समुपदेशन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम हर एक व्यक्ति को देखने का नजरिया मिलता है। और वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नजरिया है, वो बच्चों को हम बच्चों का, जैसे वो जो बच्चा है जिसका वो ये प्रॉब्लम है, उस उसके साथ बात करके हम समझ जाते हैं कि किस तरह ये बच्चे को एक जगह पे बिठाना है। उसके बाद उसको हम जैसे ही समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे कि ये गलत कैसा है और राइट कैसा है। अभी देखो, ये बताना, अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना है, वो बच्चों को फेस टू फेस नहीं बोलना है तेरा ये गलत है। जैसे भी हमारे क्लास में एक दो बच्चे हैं जो अच्छी तरह से बैठते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं, आंसरिंग करते हैं, उसका एग्जाम्पल पूरे क्लास के सामने रखकर, लेकिन इसको पॉइंट आउट नहीं करके, उसके खाली क्लास में बताना है, उसकी हिस्ट्री जान लेना है, और बाकी बच्चों का एक एग्जाम्पल उनके सामने रखना है। ये अगर दो चार मेथड से ऐसे बच्चों को हम क्लास में बिठा सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्राइमरी मेथड ये रहेगी कि उसके पूरे बैकग्राउंड हम समझ लेंगे, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स क्लास के उसके सामने रखेंगे। ये 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में नहीं होने वाला एक प्रोसीजर है। 1 या 2 महीना भी लग सकता है बच्चे के सोचने के, एक्सेप्ट करने के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी बच्चे एक समझ में ही समझ जाते हैं, 4-5 दिन में वो अच्छी तरह से स्कूल में पैर से टीचर्स बात कर रहे हैं, उसका हिस्ट्री जान लेते हैं, अच्छी तरह से गाइडेंस मिलता है, बच्चे अच्छी तरह से स्कूल में बैठने लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको 1 महीना भी लग सकता है। तो इस तरह से अगर हम क्लास की सिचुएशन ऐसे बच्चों के बारे में हैंडल करेंगे, तो हम अपने समस्या से जल्दी बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी तरह आपने मतलब समझाया। अगला जो सवाल है वो शिल्पा तिवारी मैडम ने पूछा है, या ये पहला जो सवाल था वो अभी उनका नाम मतलब उन्होंने भेजा नहीं है। संजना संजना थी। संजना 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 है क्या? वो अलग ही नाम से थे। तो संजना जी ने पहला पूछा था। दूसरा सवाल ये शिल्पा तिवारी ने पूछते कि कक्षा में ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो बहुत मस्ती करते हैं। आप वो मस्ती तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके कारण बहुत सारे बच्चे भी उस मस्ती में शामिल होते हैं, और जो होशियार बच्चे उनको परेशान करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें मतलब समुपदेशन करना है, या उन्हें उनके परिस्थिति को एक तो समझ लेना है, या उसके ऊपर कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर आप क्या मार्गदर्शन? डेफिनेटली कर सकते हैं सर। हर क्लास में ये भी समस्या हर क्लास में मिलने वाली है। बहुत बार ये समस्या मैंने खुद भी हैंडल की है। मजा आता है सॉल्व करने में। एक्चुअल हम जैसे अभी बीएड में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अभी बोली कि हमारे स्टेप बाय स्टेप एक मानव की डेवलपमेंट कैसे हो जाती है वो हम लोगों को मालूम है। अभी हमारा मेंटली डेवलपमेंट कैसा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो जाती है, सब पता है हम लोगों को। तो उसी तरह से वो किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसकी थिंकिंग लेवल क्या हो सकती है, फिर मैं वही वापस टॉपिक पे आएगी। जितने बच्चे, सोच लो अगर 40 बच्चे हमारे क्लास में हैं,
40 से 60 है, उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे तो श्योर रहेंगे जो पढ़ाई में क्लास में पूरा दंगा मस्ती करेंगे और सबकी पढ़ाई टॉप कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अपने पढ़ाई जिस तरह से हम करते हैं उसको चेंज करना है। अभी आप बोलेंगे मैडम एक ही क्लास में कैसे अलग अलग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे हम परफेक्टली उस बच्चों को एक्चुअल क्या चाहिए ये समझने नहीं लगते। हमारा एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है क्या होता है, ये जो दंगा मस्ती करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले बच्चे रहते हैं उनको अलग तरह से समझ आती है। और कॉमन हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग हेड्स दिखा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं, वो बात अलग है। वो कुछ बच्चे 60% बच्चे समझ लेते हैं तुरंत, हाँ स्कूल में जाना है, टीचिंग हेड से टीचर का सुनना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सब नॉर्मली होता रहता है। लेकिन ये 8-10 जो बच्चे होते हैं ये कुछ अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि हम लोग देखो हर एक बच्चा यूनिक है, हम लोग भी, हर एक दुनिया का हर एक आदमी यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। और टीचर को वो नजरिया चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चों के अंदर क्या है, ये किस तरह से समझते हैं। हर एक की समझने की जो मेथड है वो अलग अलग होती है। अभी एनसीईआरटी या एससीईआरटी ये सब जो जहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जहाँ पर भी रिसर्च हो रहा है बच्चों के, छात्रों के ऊपर, साइकोलॉजी में जो कुछ हो रहा है, सब पढ़ाई में किस तरह से पढ़ाया जाए, ये कॉमनली एक मेथड आया है, बहुत सारे मेथड आते रहते हैं। पर्टिकुलरली ये बेसिक बच्चों को पकड़ के हो जाता है। लेकिन ये जो अलग टाइप के बच्चे, जैसे उनको प्रतिभावान बच्चे कहते हैं, कुछ विशेष बालक बच्चे बोलते हैं, ये बच्चे उस टाइप के बच्चे में जाते हैं। तो उनको किस टाइप से समझ आती है ये हम लोगों को पहले सर्च करना है कि ये जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं इनकी समझने की टाइप क्या है, किस तरह से ये समझेंगे। टीचिंग हेड्स के जरिए समझ में आएंगे, या खुद को उनको हाथ से कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद भी समझ में आता है, या फिजिकल वर्क उनको ज्यादा पसंद है। अगर ऐसा है तो ये सब बच्चों का एक ग्रुप बना के उनको अलग ही पढ़ाना पड़ेगा। तब तक अगर 5-6 दिन ये बच्चों को, या जैसे वो बच्चा एक एक बच्चा, मैं बोली कि हर एक बच्चों को समझने का पीरियड अलग अलग रहेगा, हम लोग ये बच्चों को किस मेथड्स के जरिए समझना है ये अगर हम लोग एक बार फाइनल कर लेते हैं तो वो बच्चों को पढ़ाना और समझाना अच्छा हो जाता है। और पूरा क्लास 100% तो मैं नहीं बोलेगी आपको कि 100% ये बच्चे बैठेंगे, लेकिन अगर एक क्लास में 40 बच्चों में से 10 बच्चे अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम वो 10 बच्चों को अलग तरह से समझकर, उनको समझने की मेथड समझकर अगर उनको थोड़ा सा समझाएंगे, गाइडेंस देंगे और उन अलग मेथड से पढ़ाएंगे, तो बच्चे श्योर अच्छी तरह से क्लास में समायोजित हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हर क्लास पूरे क्लास में मिक्स हो जाते हैं। 1-2 बच्चे श्योर साइड में रहते हैं, लेकिन उनको हम लोग का अलग से गाइडेंस करना ही पड़ता है। धन्यवाद मैडम। ये तो मतलब प्राइमरी लेवल पे से लेकर हायर एजुकेशन तक यही अवस्था है। हाँ। तो जनरली हायर एजुकेशन की भी बच्चा ऐसे मतलब अफेक्टेड, मुझे वो टीनेजर उनका तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है। हाँ हाँ, वो भी है इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुसुम नाम की एक लड़की ने पूछा है, क्वेश्चन उससे ही संबंधित है और वो वही शायद उसने खुद का व्यक्त किया है शायद मेरे ख्याल से। वो कहती है कि एक बालक ऐसा है जो कुछ प्रश्न पूछने पर जवाब नहीं देता है, परंतु मतलब लगातार पूछने के बाद भी वो क्या करता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तब वो हंसता रहता है हमेशा क्लास में। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाए कि, क्योंकि वो तो मतलब उसके ऊपर कोई भी कुछ बोला असर ही नहीं पड़ता है। हाँ, असर ही नहीं पड़ता है, परंतु वो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत खुश भी दिखाई देता है क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे परामर्श कर सकते हैं? पहले से तो इस बच्चे को पहले से हम लोगों को पहले बात करना पड़ेगा, क्लास में से अलग लेके सबसे पहले स्टेप यही करनी पड़ेगी। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना समुपदेशन है, ऐसे बच्चे स्लम एरिया से आने वाले बच्चों में से ये ज्यादा बच्चे मिलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, हर एक का अलग अलग हो सकता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, 9th-10th में देखा है, ये टीनेजर बच्चे
और जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, एक तो ध्यान नहीं देते, कुछ कमेंट्स पास करते हैं, फिर हंसते हैं। जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, उनका कमेंट्स या कुछ डिस्टरबेंस चलता रहता है, हम अगर उनको क्लास में पॉइंट आउट करते हैं तो फिर भी वो हंसते हैं। वो चुप बिठाने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक के ऊपर, फिर भी वो हंसते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करना थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन पर्टिकुलर समुपदेशन के जरिए हम उस बच्चों को अपने इस प्रवाह में ला सकते हैं। अगर हम लोगों को टाइम मिलेगा तो, या आपको भी सब्जेक्ट रहेगा समुपदेशन और मार्गदर्शन, उसमें समुपदेशन के जो 7 स्टेप्स दिए, वो मेरे ख्याल से हर एक टीचर को अच्छी तरह से खुद में प्रैक्टिस करके करके समझ लेके एक्सपीरियंस करना चाहिए। हर एक समस्या को अगर बाहर निकालना है तो ये 7 स्टेप्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को या अपने अध्ययन अध्यापन या क्लास के हर समस्या को हम खुद को भी बाहर निकाल सकते हैं और बच्चों को भी निकाल सकते हैं। वैसे ही अभी देखो, वो बच्चा अगर हंस रहा है, इसका मतलब है उसको पढ़ाई का सीरियसनेस नहीं है, वो उसका कंसंट्रेशन नहीं है। एक तो उसको अपनी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए पूरा क्लास को समझ में आ रही है, लेकिन उसको नहीं आ रही, तो उसकी आईक्यू ये तो ज्यादा रहेगी, ये तो बहुत कम रहेगी। ऐसा भी हो सकता है, यही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बता सकती, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बाद अगर उस बच्चे को, अगर वो टीनेजर है, तो हम उसको समझा सकते हैं अलग लेके, पूरे क्लास में पॉइंट आउट नहीं करके अलग लेके समझा सकते हैं। जैसे हमने सेकंड समस्या को बोला कि ऐसे अलग लेके उसको समझा के टाइम देके बच्चा समझ जाता है, उसी तरह इस बच्चे, लेकिन टीनेजर के बच्चे समझ नहीं पाते, नहीं सुनना पसंद करते वो टीचर लोग, या कोई उसको सलाह दे वो नहीं समझना चाहते, या उनको नहीं लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो उसका इम्पोर्टेंट हमें पहले मार्गदर्शन करना पड़ता है ये बच्चों का, मार्गदर्शन करके उनके सब प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। उसका इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, वो पढ़ाई उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो जो हंस रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और उसका जो निगेटिव इफेक्ट है उसको उसके पर्सनैलिटी के ऊपर या स्कूल में उसको कैसे निगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ये अगर हम लोग अच्छी तरह से उसको समझा पाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे समुपदेशन की पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा किसी एक स्टेप से, किसी समस्या से हम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन फर्स्ट स्टेप्स जो है वो हम हर एक टीचर को करनी जरूरी है। वो यही रहती है, उस बच्चे की पूरा बैकग्राउंड समझ लेना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको बाहर निकलना, उसके लिए टाइम देना और वहां से उसको बाहर निकलना। अभी ये जो बच्चा है, ये जो हंस रहा है पूरा क्लास में, उसको टीनेजर होने के कारण उसको पहले, उसको एक तो एक देखो, एक दूसरी भी मेथड है, पूरे क्लास में उसको मोटिवेट करो। अरे बहुत अच्छा, तू हंस रहा है, ठीक है, सब बच्चों को बोलना है, बस बच्चे भी हंसेंगे, हंसने दो, एक बार दो बार होता है, लेकिन खुद के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये मेथड यूज करने में। टीचर को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि टीनेजर बच्चे अगर एक ही क्लास में हम लोग ये पहले से कर रहे हैं, निगेटिव गाइडेंस से उसको बाहर निकालने का कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम खुद पे ज्यादा भरोसा पहले होना जरूरी है, तभी ये मेथड यूज करो, नहीं तो नहीं करो। उस बच्चों को साइड में बुलाओ, उसके साथ फ्रेंडशिप करो, फ्रेंडशिप के बाद धीरे धीरे जैसे ही हम टीचर और बच्चों के बीच अच्छी तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, वो ज्यादा से ज्यादा बातें करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। जैसे हम मोटिवेट करते हैं, धीरे 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 हम वो बातों के जरिए उसको उसके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर लेके आएंगे, और उसके बाद उसको समझाएंगे, तो वो 90% बच्चे आ जाते हैं जगह पे और फिर कंसंट्रेशन कर पाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। धन्यवाद मैडम। इसके बाद वंदना एक स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि यदि कोई छात्र किसी अभिभावक या शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार की सूचना देता है, मतलब किसी शिक्षक के दुर्व्यवहार की सूचना अगर हमें मिलती है, दूसरे शिक्षक के दुर्व्यवहार की, तो दूसरे शिक्षक की, हाँ, दूसरे शिक्षक के दुर्व्यवहार की, सपोज आपके पास वो आके बताता है,
तो ऐसे समय पे आप मतलब उस बच्चे का समुपदेशन कैसे करेंगे, या मतलब कैसे उसको मतलब सुझाव देंगे कि सवाल मुझे अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है सर। मतलब स्टूडेंट टीचर के पास आएगा, दूसरे स्टूडेंट, किसी टीचर का कुछ हाँ प्रॉब्लम मतलब लेके। एक टीचर है जो जिन्होंने वो एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार मतलब एक कि कुछ टीचर भी हो ने सकता है, स्टूडेंट के दूसरे साथ दुर्व्यवहार किया है। ओके। दुर्व्यवहार किया, और उस दुर्व्यवहार की जो हकीकत आप बीती जो है वो आपके पास आके बता रहा है। आपके पास बोले ठीक है, तो टीचर के पास, दूसरे हाँ टीचर के टीचर, पास। दूसरे टीचर के पास। हाँ। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें एज ए काउंसलर हमें कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए? इसमें तो जो बच्चे ने बोलना या बोला है कॉन्फिडेंस के साथ कि किसी टीचर ने उसके साथ गैर व्यवहार किया है, पहले तो उसको अच्छी तरह से उसको मोटिवेट करना चाहिए, बहुत अच्छा किया। जो उसको गलत लगा वो उसने माइंड में नहीं रखा, टीचर के साथ शेयर किया। जिस विश्वास के साथ वो बच्चा दूसरे टीचर के साथ उसका प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, जो भी बात उसके साथ हुई है या जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, वो जिसके साथ बोले इसके लिए उसको पहले तो उसको मोटिवेशन देना चाहिए, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, माइंड में नहीं रखा। उसके बाद उसके बाद के ऊपर पहले विश्वास रखना चाहिए। नहीं नहीं, वो ऐसे टीचर कर ही नहीं सकते, मुझे पता है, ऐसे डिमोटिव बिल्कुल नहीं कर रहे। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट के ऊपर विश्वास दिखाना है। अगर हम लोग पहले से उसको विश्वास नहीं दिखाते तो बच्चा वो प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं बोलेगा, और उसका हर पूरे पर्सनालिटी के ऊपर, उसका पूरे लाइफ में उसका इफेक्ट हो सकता है। ऐसे केसेस देखे सुने मैंने। अगर टीनेजर बच्चे हैं और उसके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, पर्सनल रहेगा, अपना फैमिली का रहेगा, स्कूल का रहेगा, या टीचर ने कुछ गलत वर्ड यूज किया रहेगा, या और भी कुछ रहेगा जो भी हम लोग सुनते हैं, पहले उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है कि हाँ, तू जो बोल रहा है वो सच है, ऐसा है। और जिस टीचर के बारे में बोला है उसके बारे में बिल्कुल भी निगेटिव नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ ठीक, वो जो बोल रहा है वो एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद उसको समझाना है, अच्छी तरह से समझाना है कि हाँ ठीक है, मैं इसके में जो भी है मैं इसकी सच्चाई जान के ही उस टीचर के साथ बात करेगी, तो टेंशन मत ले और इसके ऊपर सोचो भी मत। उसकी थिंकिंग पहले स्टॉप करना है, वो गलत सब्जेक्ट के ऊपर उसकी थिंकिंग हम लोग समोपदेशक के नाते पहले स्टॉप करना है, वो ज्यादा ना सोचे वो सब्जेक्ट के ऊपर। और अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जिस टीचर के पास वो स्टूडेंट ने प्रॉब्लम बोला है, वो टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समस्या से पूरा उसकी जानकारी ले और वो स्टूडेंट के माइंड से क्या है वो निकाले। अभी देखो इस टाइप के केस में बहुत ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। कभी कभी आजकल दिखाई देता है बच्चों को थोड़ा भी डांटा जाए तो किसी टीचर के ऊपर बच्चे जल्दी से कुछ भी क्लेम लगा सकते हैं। ये भी हम टीचर के नाते, समुपदेशक के नाते माइंड में रखना चाहिए। एक्सप्लेन नहीं करना है लेकिन माइंड में रखना चाहिए कि बच्चे जो बोल रहा है वो सच में सच है या कुछ अलग हुआ है, उसके पीछे वाली हिस्ट्री, उसके पीछे वाली सच्चाई एक टीचर के नाते, एक समोपदेशक के नाते जानना बहुत जरूरी है। पहले वो जानने के बाद सच्चाई अगर ये है तो फिर उसके बाद बच्चों के साथ बोलना है, हमें जो भी स्टूडेंट है उसके साथ बोलना है। अगर इसमें टीचर्स की गलती है तो बच्चों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उस गलत टीचर के साथ कुछ बात किए, लेकिन उस गलत टीचर के साथ खुद बात करना है। हमारे एचएम रहेंगे या हमारे प्रशासन रहेगा, जो भी उसका ऊपर वाले हमारे लोग रहेंगे, उनके साथ ये जरूर बोलना है। अगर टीचर की गलती है, अगर नहीं है टीचर की गलती, तो उस बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि उसको कुछ तो बोला रहेगा टीचर ने, उसके भले के लिए बोला रहेगा, लेकिन उसका अगर गलत मीनिंग स्टूडेंट ने लिया रहेगा तो उसकी सोच को चेंज करना एक समूपदेशक के नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और ये ऐसा अगर प्रॉब्लम कभी भी अपने इसके आगे भी अगर आ जाता है तो बहुत ही सतर्कता से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को भी उसका उस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है। तो एक समूपदेशक के नाते, एक टीचर्स के नाते बहुत सतर्कता से ये समस्या को हम लोगों को हैंडल करना चाहिए। धन्यवाद मैडम।
अगला जो क्वेश्चन है वो संगीता यादव ने पूछा है। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खुद तो किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना पसंद करते और साथ ही और अपने दूसरों के भी साथी को नहीं भी करने। करने नहीं देते। तो ऐसे छात्र का हम कैसे परामर्श करें कि उसे कैसे मोटिवेट करें कि जो तू भी भाग ले ले और तेरा जो फ्रेंड है उसको भी भाग लेने के लिए उसे तैयार करे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं एज ए परामर्श आप? हाँ, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। मैं बोली ना, हर एक छात्र के अंदर अलग अलग कुछ क्षमता रहता है। अगर हम वक्तृत्व स्पर्धा स्कूल में आयोजित कर रहे हैं और एक तरफ वक्तृत्व कर रहे हैं, एक तरफ हम स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों को ये जानना है ये बच्चे के अंदर क्या है, इसमें इसमें किसमें रुचि है। जिस चीज में इस बच्चों को रुचि है, अगर क्या होता है, अगर ऐसा बच्चा अगर है खुद भी नहीं लेता है, दूसरों को भी नहीं लेने देता है, तो ज्यादा से ज्यादा यही समस्या रहती है कि जो कुछ प्रोग्राम हमारे स्कूल में चलते रहते हैं उससे अलग उसको चाहिए रहता है, जो उसको नहीं मिलता है। और अच्छा। वो नहीं मिलने के जरिए वो क्या करता है, फिर दूसरे बच्चों को भी नहीं ले, उसको भी मालूम नहीं रहता एक्चुअल उसके अंदर क्या है, उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर वो वर्डिंग नहीं दे सकता है उसके अंदर के हॉबीज को, स्किल्स को। वो हम टीचर के नाते वो समझ लेना है कि इसके अंदर एक्चुअल क्या है, इसको क्या चाहिए, ये इस तरह से वर्तन क्यों कर रहा है। जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है उसी तरह स्कूल में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कुछ, जैसे जैसे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा और बच्चा अपने सामने आएगा और कुछ समस्या दिखाई देगी क्लास में, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस बच्चों को क्या चाहिए। मतलब हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा गाइड बन जाएगा और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो बच्चों को पर्टिकुलर क्या चाहिए, ये अगर हम एक बार जान लेते हैं और उसको वो कुछ अवेलेबल कर देते हैं, तो अपने आप उसमें चला जाएगा और बाकी बच्चों को तंग नहीं करेगा। ओके, धन्यवाद मैडम। अगला सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है रक्षा सिंह ने। क्लास में कुछ बच्चे जो ज्यादा ही तेज होते हैं, मतलब इतने प्रतिभा। तेज होते हैं, हाँ प्रतिभाशाली इतने होते हैं कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत देते हैं। उनके साथ मध्यम गति वाले भी बालक रहते हैं, वो भी उत्तर देना चाहते हैं लेकिन ये हमेशा उनको उत्तर ही नहीं देना मतलब देने देते हैं। तो हमेशा वो अपने आप को ही मतलब योग्य साबित करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के समय जो बच्चे उत्तर देना चाहते हैं, तो इन बच्चों के कारण उन जो उत्तर देना चाहते हैं मध्यम गति के जो बालक है, तो उनके ऊपर अन्याय होता है। तो ऐसे समय उन बच्चों का और जो प्रतिभाशाली बालक है उसका भी समुपदेशन कैसे करें कि क्या कर सकते हैं कि इस प्रतिभाशाली बालक? बहुत अच्छा। एक्चुअली ऐसे बच्चे हर एक क्लास में होते हैं, स्कूल में रहते हैं, उनका आईक्यू 120 तक रहता है, उससे आगे ही रहता है। ये बच्चों को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर विशेष शिक्षण करके एक जो बुक है उसमें मैं बता सकती हूँ आपको, एक मिनट है, ये टॉपिक के ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास अच्छी तरह से। विशेष बच्चे हैं जो उसमें मतिमंद भी आते हैं, जो प्रज्ञावान बच्चे भी आते हैं, 4-5 टाइप के बच्चे रहते हैं जिनकी गणना विशेष बच्चे में की जाती है और उनके लिए अलग मेथड से ही पढ़ाना पड़ता है। वो हमारे रेगुलर मेथड से नहीं पढ़ते हैं, पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उनकी मेथड जो है, हम जो रेगुलर में बोले कि सब रिसर्च के जरिए जो भी मेथड हम लोगों को आए उस पर्टिकुलर बच्चों जो है बीच के बच्चे हैं उनमें उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए अलग मेथड होती है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेबस आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिकुलम होता है जो उनको ज्यादा से ज्यादा, मतलब अगर वो बच्चा कर रहा है 1 मिनट में आंसर देके रेडी हो जाता है, उसको तुरंत समझ में आ जाता है और तुरंत उसका एक्सेप्शन ऐसा रहता है कि तुरंत दूसरा कुछ मिल जाए और उसका भी आंसर मैं खुद ही दे दूं। इसकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, जो मध्यम बच्चे रहते हैं वो फिर पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जानकर अलग से पढ़ाई करना जरूरी है। उनका करिकुलम अलग है, उसको पढ़ाना अलग है, उसका गाइडेंस अलग है। आप अगर सर्च करेंगे ऐसे प्रज्ञावान बच्चे जो है उनके लिए किस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाता है स्टैंडर्ड और एज की हिसाब से, तो आपको अब आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। इतनी कम टाइम में पूरा मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर पाएंगी। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम।
आगे अभी नाम उनका पता नहीं, उन्होंने लिखा नहीं, पर यही सवाल एक लड़की ने सेम पूछा था। अच्छा। दूसरा सवाल जो है वो कक्षा में अ, छात्र खेल में हर प्रतियोगिता में अव्वल और गोल्ड मेडल, मतलब एक बच्चा है जो अ, हर एक प्रतियोगिता में अव्वल है, बेस्ट है, और जो पढ़ाई हमेशा में नहीं अलग है, अलग, हाँ, गोल्ड मेडल लाता है, लेकिन पढ़ाई में पढ़ाई में उसे कुछ नहीं। 10 बार 50 बार समझाने के बावजूद भी वो मेहनत, मतलब बहुत करने पर भी उसे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, वो हमेशा कंफ्यूज टाइप का रहता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे बच्चों को मतलब एक तो है कि मतलब वो एक जगह पे एक मतलब प्रगति के एक उच्च सीमा पर है एक प्रतियोगिता में, और दूसरी जगह पे जो कक्षा के अध्ययन का सवाल आता है तब वो कहीं नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग मतलब एक तो मेरा ये सवाल खुद का ये है कि उसको प्रतिभाशाली बोल सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बोल सकते हैं या नहीं, या ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, तो इन बच्चों को क्या कर सकते हैं हम लोग एज ए समुपदेशन देना है? देखो सर, अभी ये पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है और खेल कूद में या किस स्पोर्ट्स में और कंपटीशन में आगे है, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, हाँ, किसी ने तो ये, कौन सी लड़की ने पूछा है उधर, नाम नहीं, नहीं तो मैं आपको बता, हाँ अच्छा ठीक है, नहीं क्वेश्चन। नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। रोशनी रोशनी दुबे। एक्चुअल अभी हर पेरेंट्स, हर टीचर इसके पीछे लगे हैं कि हर बच्चे ने पढ़ाई ही करना चाहिए, पुस्तक में ही जाना चाहिए उसको। लिखना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जरूरी है, 100% जरूरी है, लेकिन हर एक पढ़ाई बुक्स में से दी हुई नॉलेज के ऊपर नहीं चलने वाली। बुक्स का जो नॉलेज है वो पूरी जिंदगी सक्सेस में कितना काम आता है। देखो अभी मेरा सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल के ऊपर टर्न ले रहा है, यहाँ पे जो बच्चों के अंदर स्किल है उसके ऊपर ही मतलब एजुकेशन का मतलब ही ये है कि हर व्यक्ति के अंदर जो अलग क्षमता है उसको बाहर निकालना है, उसको डेवलप करना है और उसके जरिए उसकी पर्सनैलिटी, उसका लाइफ, उसका सब डेवलप करना है, यही टीचर का काम है। पहले टीचर क्या करते थे, उनके पास बुक्स था, नॉलेज था, खाली बताना था, बच्चों की साइकोलॉजी, उनका आईक्यू ईक्यू कुछ नहीं देखते थे, बस पढ़ाना है, ज्ञान देते थे, बच्चे अपने पढ़ते थे, लिखते थे, हो गए। अभी पढ़ाई चेंज हो गई, हम टीचर खाली नाम के लिए टीचर का टाइटल रहा है, हमने हमारा मेन टाइटल तो गाइड, मार्गदर्शक ही हुआ है, हमें खाली उनको गाइडेंस करना है। अभी देखो आप बोल रहे हो वो बच्चा जो है वो पूरा स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से अव्वल जा रहा है, मतलब उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो स्किल के ऊपर है। तो टीचर की या एक समूपदेशक की या पेरेंट्स की यही भूमिका उधर रहनी चाहिए कि उसके अंदर अगर 100% ऐसा स्किल है तो उसमें उसका करियर अच्छी तरह से वो किस तरह से कर सकता है, इसका प्रॉपर गाइडेंस उस बच्चों को देना चाहिए, उसको मोटिवेशन करना चाहिए। देखो अभी एक एग्जांपल मैं यहाँ जरूर रखूंगी, सचिन तेंदुलकर का। 10th में 2 बार फेल हुए, कितने बार हुए, बहुत ज्यादा बार हुए, कुछ मुझे पर्टिकुलर नहीं बता सकती, लेकिन आज उसी स्किल के जरिए वो एक क्या बोलते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी है जो हर एक के लिए एक आदर्श है अपने सामने। तो हर बच्चे के अंदर अगर ऐसे बच्चे कम रहते हैं, ऐसे बच्चे, और इसको अच्छी तरह से समझना और उसको डेवलप करना टीचर्स का और समुपदेशक का दोनों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है, किसी स्किल में बहुत ही अच्छी तरह कर रहा है, तो उसको पहले फाइंड आउट करना है कि 100% ये बच्चे इसमें कुछ अलग कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करना है, उसको बहुत सारे जो आगे के चांसेस है जो जो है वो सब बताना है। पेरेंट्स का भी गाइडेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखेगा, क्योंकि अगर टीचर लोग मोटिवेट कर रहे हैं और पेरेंट्स की नजरिया यही है कि खाली बुक्स में ही जाओ, 90% लेके आओ, तभी अभी इस कंपटीशन की 21st सेंचुरी में वो रह सकता है। तो ये गलतफहमी पेरेंट्स का गाइडेंस करके पहले निकालनी पड़ेगी, बच्चों को भी हम अच्छी तरह से उनको वे देना पड़ेगा और उसका गाइडेंस करना पड़ेगा, तो वो बच्चा उसी में ही आगे जाएगा। तभी देखो अभी हम लोग देख रहे हैं कितने सारे लोग और कितने सारे एग्जाम हम लोगों को सुनने मिलते हैं कि 90% मिलने वाला बच्चा भी पूरे लाइफ में अनसक्सेस है, हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो पर्टिकुलर स्किल है वो डेवलप होने के लिए उसको नहीं चांस मिला, नहीं गाइडेंस मिला। तो एजुकेशन का एम ही तो यही है कि हर व्यक्ति के अंदर जो स्किल है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको बाहर निकालना है, उसको बढ़ाना है और एक अच्छा
पूर्ण विकसित मानव बनाना है। तो टीचर के नाते या एक समुपदेशन के नाते मैं यही बोलेगी, अगर अपने क्लास में ऐसा बच्चा है जो हर एक में अच्छी तरह से आगे जा रहा है, तो परफेक्ट किस में है ये हम लोगों को ढूंढना है और उसमें उसको आगे जाने के लिए मोटिवेट करना है, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद मैडम। अगला एक सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है, राधिका नाम है, राधिका ने। वो कहती है कि क्लास में एक बच्चा जो मेंटली डिस्टर्ब है और वो क्या करता है कि वो हमेशा अपने बाजू के बच्चे या अपने क्लास के बच्चों के ऊपर थूकता रहता है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, स्पिल करता रहता वर्तन है। समस्या। हाँ हाँ। तो ऐसे बच्चों को हम लोग कैसे समझा सकते हैं कि ये थूकना किसी के ऊपर वगैरह ये जो है वो गलत गलत है या सही है, कैसे मतलब है? तो ऐसे समय पे हम लोग कैसे परामर्श दे सकते हैं? ऐसा बच्चे स्लम एरिया, फिर आ गया स्लम एरिया, जरूर ये मैडम ने जिसने भी ये सवाल पूछा रहेगा, स्लम एरिया के बच्चे या तो जिसके पेरेंट्स ज्यादा क्या बोल्ड है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा फ्रीडम दिया है, ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चों को बढ़ाया है। ये तो ये बच्चा हो सकता है या स्लम एरिया का हो सकता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अभी बुक्स यही एक मतलब संस्कार, यहाँ पे मूल्य आता है, मूल्य मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नॉलेज एक साइड में रहता है और मूल्य एक साइड में रहता है। घर में अगर माता पिता अच्छे संस्कार के हैं, अच्छे मूल्य के हैं, अच्छे मूल्य अच्छी तरह से नैतिक व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चे कभी भी इस तरह से वर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे का पहला स्कूल तो उसका घर है। घर में उसके माँ बाप किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से वर्तन करते हैं, वही देख के पहले बच्चा सीख जाता है। उसके बाद वो समाज में जाता है, वो समाज में किस तरह के फ्रेंड्स के साथ रहता है, इसके ऊपर। उसके बाद भी अगर घर में अच्छी तरह से नैतिकता नहीं है, नैतिक व्यवहार नहीं है, तो ये बच्चे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता है और ये बच्चा हम टीचर को क्लास में फेस करना पड़ता है। तो इसमें समुपदेशन की ज्यादा जरूरत रहती है। अभी ये बच्चा कौन से एज का है इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगा। टीनेजर रहेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत कम रहेगी, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगी। और कम ईयर का है, कम एज ग्रुप का है, 4th 5th 6th 7th तक है, तो ये प्रॉब्लम समुपदेशन के जरिए या कुछ थोड़ा सा गाइडेंस करके सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को फिर मैं वही बोलेगी कि जब भी स्कूल में पहली स्टेप यही है, उस बच्चे को ऊपर जितना बड़ी समस्या है उस बच्चे को पहले प्यार से ही सब पास लेना है, प्यार से भी उसको समझाना सबसे पहला सॉल्यूशन है। कौन सी भी समस्या हमारे स्कूल की हो, हमारे छात्र की हो, कौन सी भी चीज हो, पहले उसको प्यार से समझाना और वो जो बात कर रहे हैं वो बात अच्छी तरह से हम लोग कॉन्फिडेंट के साथ सुन रहे, ऐसा उसको दिखाना दिखाना है। उसका गलती भी है तो भी उनको तुरंत बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि तू गलत है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करना है। जो भी बच्चा रहेगा टीनेजर में 12th तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, 6 से लेकर 12th तक जा, बच्चों को कभी भी पॉइंट आउट नहीं करना है। उसके सामने जो भी बोल रहे हैं एक्सेप्ट करो, प्यार से एक्सेप्ट करो, बस उसको कॉन्फिडेंस दो। उसके बाद उसको समझाओ कि ये किस तरह से गलत है। अगर तुम्हारे घर में पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, सोशल में कुछ तेरे साथ गलत ऐसा दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से गलत है, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा उस बच्चों को हम लोग समझाएंगे तो वो बच्चा जल्दी से ही जल्दी समझ। अपने समझ आता है और अपना वर्तन चेंज कर देता है। धन्यवाद मैडम। अगला समय भी बहुत कम है और बहुत सारे लड़कियों ने अभी तुरंत भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आशा है कि सब लोग मतलब समझ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हाँ, ये भी एक बार कंफर्म कर लो सर, सब बच्चों का सेटिस्फेक्शन हो रहा है नहीं? हाँ, मतलब आप कमेंट ब्लॉक में आपको मतलब कुछ सुझाव दे, मतलब सुझाव नहीं बोल सकते, आपके प्रोग्राम के बारे में वगैरह या आपने जो बोला है उसके बारे में मत व्यक्त करेंगे। अगला सवाल जरूर बहुत ही जरूर। इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा है, जो अंसारी नौशीन ने पूछा है। वो कहती है कि आज और बहुत मतलब आज की परिस्थिति में वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आज हर बच्चे जो हर एक छोटा भी बच्चा देखा जाए तो उसके हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है कि नहीं? और मोबाइल में वो क्या करता है, तो उस मोबाइल के जरिए वो पबजी खेल रहा है, फ्री मतलब वो ऑनलाइन
सोशल मीडिया में या जो अनवांटेड थिंग्स वगैरह कर रहा है, पोर्नोग्राफी वगैरह, ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स को मतलब मोबाइल के जरिए वो तैयार कर रहा है। ऐसे समय पे अगर इस बच्चों को मोबाइल से दूर भगाना है या ऐसे गेम्स वगैरह जो है वो उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं, ऐसे अगर बताना है तो ऐसे बच्चों को हम लोग काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं कि ये गलत है? सबसे पहले एनसीईआरटी को बोलना पड़ेगा कि अभी जो लॉकडाउन में मोबाइल के जरिए एजुकेशन दे रहे हैं वो पहले स्टॉप करो क्योंकि वो ज्यादा बड़ी समस्या आने वाली है, इसके जरिए तो और बढ़ने वाली है समस्या। ठीक है, ये जो समस्या है इसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ी बात करेंगे। एक्चुअल अभी देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज हो रहा है, बच्चा पॉर्न वीडियो भी देखते हैं, बहुत गलत भी उसका इफेक्ट होता है, इसके बाद और बहुत सारा चल रहा है सब। तो इससे बच्चों को अलग करना है। अगर बच्चों को अलग करना है तो सबसे पहले बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से और अभी के जनरेशन के हिसाब से, एजुकेशन के गोल के हिसाब से टीचिंग मेथड चेंज करनी है। हेरंब कुलकर्णी, ये जो है आपने सुना होगा नाम, उन्होंने भी ये सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरह से बात की है कि हम लोग जो भी है, अभी मैं जब सेकेंडरी में थी, मोबाइल कुछ पता नहीं था, आपको भी पता रहेगा, 20 साल पीछे जाओ थोड़ा, बिल्कुल भी मोबाइल का हम लोगों को नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जनरेशन में मोबाइल का यूज एजुकेशन में नहीं करना है, लेकिन अभी देखो अंधानुकरण बोलते हैं, हमारे इंडिया में पूरा यही चल रहा है, अंधानुकरण। बाहर के देश में एजुकेशन में इंटरनेट यूज हो रहा है, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इस तरह से ई लर्निंग चल रहा है, चलो हमारे इधर भी आ गए। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स और जो प्रौढ़ वर्ग है उनमें भी ज्यादा तरह से इस तरह के यूथ का टाइटल क्लियर नहीं है कि ये सोशल मीडिया किस तरह से यूज करना है। पहले तो पेरेंट्स, इसमें पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स की काउंसलिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। मैं इसलिए बोलूंगी कि अभी देखो, अपना एनसीईआरटी भी अभी सभी सिलेबस, सभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, सब एक तरफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कितना अच्छा है, किस चीज के लिए अच्छा है? जिस बच्चों को नहीं समझ में आता है, अगर टीनेजर बच्चे हैं या 14 तक के बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं है कि ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, किस तरह और क्या लिमिट है यूज करना है। अगर 14 एज के बच्चों को समझाना है कि सोशल जो नेटवर्किंग है उसका यूज कैसा करना है, ये तो पहले पेरेंट्स के वर्तन में दिखाई देना चाहिए कि वो किस तरह से घर में मोबाइल यूज करे, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बच्चे देखते हैं वही करते हैं, अनुकरण प्रिय बच्चे रहते हैं। तो पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग ज्यादा जरूरी रहेगा इसमें, कि अगर अपने घर में बच्चे हैं तो किस तरह से और कितना यूज करना है, इसके बारे में बच्चों के साथ बात करें। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये पहले पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। पेरेंट्स के खुद घर में यूज करते वक्त कुछ लिमिटेशंस खुद पेरेंट्स ने खुद के ऊपर लगाना चाहिए। उसके बाद बच्चों को बोलना चाहिए, जैसे पेरेंट्स खुद उस तरह से वर्तन कर रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और स्कूल में से भी ये गाइडेंस कंटिन्यू, मैं तो बोल रही हूँ 8 दिन में से एक लेक्चर तो ये होना ही चाहिए कि सोशल मीडिया का यूज किस तरह से करना है, ई लर्निंग में कहाँ तक करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उसके साइड इफेक्ट क्या है। इसके लिए हर स्कूल में अगर एक पीरियड्स ही रखा जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समझाने से तो बच्चे नहीं समझने वाले, नहीं मोबाइल से दूर होने वाले, लेकिन उसके ऊपर पर्टिकुलर टीचर्स, पेरेंट्स खुद के वर्तन से ये बताना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट भी बच्चों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने लिमिट तक यूज करना है, कहाँ तक रुकना है। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट अगला जो सवाल है हाँ, वो 3-4 लड़कियों ने सेम ही पूछा है। हेमा जैन है, अर्चना कोठारी है या कोमल शुक्ला जो है, उनका मतलब सभी क्वेश्चन का एक ही अर्थ है कि वो कहते हैं कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनमें बहुत सारे शारीरिक दोष पाए जाते हैं, वो खुलकर अपने मतलब कमियों को मतलब वो बताते नहीं, या मतलब खुलकर अपने आप की प्रतिभा को प्रस्तुत करने में उन्हें बहुत सारी कठिनाई आती है। तो ऐसे बच्चों में तो एक तो उनका कहना है कि प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन उनको जो मतलब उन्हें मतलब उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों को अगर मतलब उनकी प्रतिभा का पूरे समाज को अगर फायदा हो सकता है, तो ऐसी प्रतिभा को
अगर हमें आ, सबके सामने लाना है तो एज ए समुपदेशक हम लोग उस बच्चे को समुपदेशन कैसे करें और फिर उसकी प्रतिभा का उपयोग पूरे समाज को हो जाए। ये क्वेश्चन में दो बात आई है, एक तो वो प्रतिभावान है और दूसरी तरफ से बोला है ना कि शारीरिक व्यंग, बराबर है ना। तो शारीरिक व्यंग वाले बच्चों को नॉर्मल स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग सा स्कूल है, अलग सा उनका सिलेबस है, उनके लिए अलग, सब चीज अलग है। मतलब उसमें प्रज्ञावान बच्चे भी आते हैं, मागास वर्ग के आते हैं, अप्रगत आते हैं, मतिमंद बच्चे आ जाते हैं, शारीरिक विकलांग में दृष्टि दोष, वाचन दोष, श्रवण दोष और अपंगत्व, शारीरिक मतलब हाथ पैर नहीं हो, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहती है। ऐसे सब टाइप के बच्चे आते हैं। ये सब बच्चों को लेके अलग सा एजुकेशन दिया जाता है, उसका करिकुलम भी अलग है, उनका टीचिंग भी अलग है। हम अभी जो बीएड कर रहे हैं वो अपने रेगुलर बच्चों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन भी अलग, टीचर्स के लिए भी अलग से मेथड का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनके लिए स्कूल भी अलग रहते हैं। तो उनको अगर फिर भी आप अगर आप अगर पूछ रहे 3-4 लोगों का अगर यही एक जैसा सवाल है, तो इसका मतलब है आपके रेगुलर बच्चों के साथ भी ये बच्चे हैं, इसीलिए 4-5 टीचर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है। देखो अगर ऐसा है, अगर उनका जो प्रॉब्लम है, फिजिकली जो प्रॉब्लम है वो कितने परसेंट तक है, वो पहले फाइंड आउट करना है। अगर वो 10% या 20% तक ही है, तो अपने बच्चों के साथ हम उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। और उसके आगे अगर है डॉक्टर का सर्टिफिकेट, अगर ऐसा है कि वो बच्चा 20 या 30% से आगे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके पेरेंट्स को गाइडेंस करके ऐसे अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जहाँ पे उनके अंदर होने वाले प्रतिभा को अच्छी तरह से डेवलप हो सके और वो अच्छी तरह से ग्रोथ पाए। धन्यवाद मैडम। अगला सवाल जो है वो चित्रा चांद मैडम ने पूछा है। वो कहते हैं कि एक तो बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, मतलब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं 10वीं के बाद, तो उनको लगता है कि मतलब 10th के बाद उन्हें लगता है कि हम सबसे मतलब ग्रेट है या हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है वगैरह, ऐसे मतलब जो जनरली देखने को मिलता है तो उनमें एक मतलब बड़ापन आ जाता है कि हम मतलब हम जो भी करते हैं वो एक बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, या हमसे मतलब वो जिद्दी हम जो कर रहे हैं वही सही है। वही है, तो जिद्दी होते हैं। तो उनमें जो मतलब वो जो एटीट्यूड चेंज आता है, तो उस एटीट्यूड को बदल मतलब पेरेंट्स तो हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन टीचर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे समय टीचर एज ए मतलब टीचर, बहुत सारे टीचर भले ही उन्होंने डिग्री नहीं ली लेकिन वो काउंसलर अच्छे होते, तो ऐसे मतलब टीचर या काउंसलर ने क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए कि जो एज वाइज, और ये ऐसे बच्चे बहुत बार आप देख सकते हैं कि सेम एज के बच्चों में मतलब 10th के बाद ऑपोजिट अट्रैक्शन जो है, मतलब जो 8th के बाद ही, 8th के बाद अभी नीचे आ गया ये एज को, 8th के बाद ही शुरू होता है। हाँ, तो ऐसी जगह पे अभी मैं बहुत बार देखता हूँ कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी मतलब बहुत सारे मतलब लड़कियों को प्रपोज करते हैं, या मतलब 8th स्टैंडर्ड से उनका सब चल रहा होता है। तो ऐसे समय पे इन बच्चों को मतलब कैसे हैंडल किया जाए एज ए समुपदेशक? एक्चुअल सर बहुत बड़ी समस्या है, और यही समस्या को लेकर ही मैंने मेरा रिसर्च जो है वो किया है कि टीनेजर बच्चों का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मतलब ये एज में बच्चे एक तो किसी का सुनते नहीं है, और वो पूरे लाइफ का ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे उनके मेंटली डेवलपमेंट में हो जाती है, फिजिकली डेवलपमेंट, इमोशनल चेंज हो जाते हैं, हर एक ग्रोथ यहाँ पे होता है, और यहीं पे करियर पूरा उनका फाइनल हो जाता है, और गलत हो जाता है तो फ्लॉप भी हो जाता है। तो इस जगह पे ये एज में काउंसलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लैंगिक एजुकेशन अभी जो बीच में बहुत ज्यादा ये सब्जेक्ट लेके बहुत सारा चर्चा हुआ, लेकिन कुछ अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं आया है कि हर स्कूल में लैंगिक एजुकेशन का क्लास शुरू किया जाए, या कुछ पर्टिकुलर ट्रेनर वहां पे भेजा जाए, और ये टीनेजर बच्चों को काउंसलिंग किया जाए। अगर मतलब ये एज के बच्चों को अगर सामने रखा जाए, तो टीचर की हर स्कूल में तो अभी काउंसलर है नहीं, ये एज में तो हर स्कूल में काउंसलर तो है नहीं, तो टीचर को ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है कि ये टीनेजर बच्चों की हर समस्या को जान ले और उनको सॉल्व करे। तो इस एज में बच्चों, देखो अभी हम देखते हैं कि पूरा
मतलब जो भी गलतियां कर रहे हैं बच्चे, झूठ बोलना रहेगा, पढ़ाई नहीं करना। अभी आप सर आपने भी एक एग्जाम्पल दिया है कि 8वीं के बच्चे भी प्रपोजल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बस टीवी पे सोशल मीडिया पे। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को सोच को गलत दिशा से लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया भी, और उनको पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो एज ग्रुप है, यहाँ पे काउंसलर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगी कि ये बच्चों को अच्छी तरह से सही और गलत और उसके अंदर अंदर की कैपेसिटी, ये तीनों चीजों को पहचानने की उनके अंदर की क्षमता डेवलप करे। पहले तो खुद को समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है। खुद के जो स्व की जाणीव बोलते हैं, स्वची जाणीव मराठी मध्ये आपण बोलतो, स्व की जो पहचान है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही एज पे जो सॉफ्ट स्किल मैं बोली थी कि मैं ये सब्जेक्ट लेके वर्क कर रही हूँ, 10-13 अभी मैंने एक किशोरवयीन, ऑल महाराष्ट्र के किशोरवयीन जो लड़कियां हैं उनके लिए मैंने अभी चल रहा है मेरा, 3 पार्ट हो गए। सभी महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी मैं यही दे रही हूँ सॉफ्ट स्किल, जो लैंगिक शिक्षण के अंदर आते हैं। जो ये 10-12 स्किल्स हैं वो यही एज में डेवलप हो जाते हैं। एज अ काउंसलर के नाते में ये बताएगी कि ये जो 10 स्किल्स है, अभी बहुत कम टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉस्ट है, 1-2 मिनट में मैं नहीं बोल पाएगी, लेकिन जरूर मैं अपने सब टीचर्स को ये बोलेगी कि आप लोग अगर सॉफ्ट स्किल के ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे और कौमार्य अवस्था डाल के अगर ये बात पढ़ेंगे, तो आपको इतने अच्छे तरह से एक एज ए टीचर करके समझ में आएगा कि ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, जो टीनेजर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत स्टेप्स होता है बहुत अच्छी तरह से, पर्टिकुलर गाइडेंस अगर ये बच्चों को मिलता है तो ये एज ग्रुप से अच्छा एज ग्रुप ही नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। सबसे अच्छा ये पीरियड है, खाली उसको पर्टिकुलर और परफेक्ट गाइडेंस मिलना चाहिए, और वो टीचर के जरिए या काउंसलर के जरिए मिलता है तो हर एक प्रॉब्लम से बच्चा बाहर आएगा। खाली मैं यहाँ पे, आपने पूछा कि एज ए काउंसलर के हिसाब से क्या करना चाहिए, पूरा तो मैं यहाँ पे नहीं समझा पाएगी क्योंकि वो 20 स्किल्स है। खाली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करेगी, आप सॉफ्ट स्किल को पढ़ो, और ये जो टीनेजर बच्चे हैं उनके उनके डेवलपमेंट में कितनी जरूरी है और उनकी सोच किस तरह से बदल जाती है, और वो सोच बदलने के कारण वो खुद को किस तरह से डेवलप करने लगते हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद मैडम। अभी तो सवाल मतलब लगभग खत्म हो गए। और एक मतलब मुझे ऐसे पूछना था कि अभी इस कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारे बच्चों की मानसिकता अभी मतलब भंग हुई है, मतलब बड़े बच्चों के तो हो गई है लेकिन छोटे बच्चों की भी मेंटली वो बहुत ही स्ट्रेस में रहे हैं, क्योंकि एक तो बच्चों को खेलने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है, और आज हम लोग जानते हैं कि 3-3 महीने तक वो एक ही घर में बैठ के थक गए हैं। तो ऐसे समय पे अगर इन बच्चों की मानसिकता को हमें बढ़ावा देना है, तो मतलब मैं पेरेंट्स के तौर पे मेरे बच्चे के तौर पे ही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स के तौर पे अगर मुझे उन्हें काउंसलिंग करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। सर ये तो मेरे लिए तो एक गोल्डन चांस है, मैं बोलेगी हर एक पेरेंट्स को बोलेगी ये गोल्डन चांस है। देखो अभी 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा है अपने बच्चों को ऊपर ध्यान देने में, और जिनको मिल रहा है वो खुद को सोशल मीडिया में मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इतना अच्छा ये चांस मिला है कि बच्चों को इमोशनली एक दूसरे को पहचानने के लिए 3 महीना मतलब कुछ भी नहीं है। मैं तो बोल रही इस प्रॉब्लम को, ये कोविड की जो प्रॉब्लम अभी हम पूरी वर्ल्ड फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम को हो जाएगा, वो सॉल्व है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फैमिली के अंदर अगर हम इस प्रॉब्लम को लेके कुछ करना है तो एक गोल्डन चांस है। पेरेंट्स एक दूसरे को ज्यादा वक्त दे पा रहे, कितने बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पा रहे, इसलिए अपने बच्चों के अंदर क्या है ये पेरेंट्स को ही खुद मालूम नहीं है, या अपने पेरेंट्स में पेरेंटिंग स्किल क्या है, वो किस तरह से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं खुद पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है। ये इतना अच्छा गोल्डन चांस आया है कि हम खुद के अंदर पेरेंट्स स्किल या पेरेंट्स के नाते हम कैसे हैं ये खुद को पहचान पाएंगे। अगर हम खुद को थोड़ा सा टाइम
पूरा कंसंट्रेशन, पूरा टाइम अगर हम अपने फैमिली में दे रहे हैं, तो अपने खुद के हॉबीज अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनकी नैतिकता भी देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि प्रौढ़ अवस्था में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फैमिली सेटिस्फेक्शन, फैमिली इमोशनल अटैचमेंट अच्छी तरह से है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ बच्चे, पेरेंट्स और बच्चों का अच्छी तरह से गोलमेल हो गया है, तो वो बच्चे कभी बाहर जाके गलतियां नहीं करते। रिसर्च है ये कि जिस फैमिली में इमोशनल अटैचमेंट अच्छी तरह से, इकोनॉमिकली थोड़ा कम रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट और पेरेंट्स की नैतिकता अगर अच्छी तरह से है, उसमें अंदर बॉन्डिंग अच्छी तरह से है, तो बच्चे पूरे लाइफ में कभी भी गलती नहीं करते, या गलती होने से पहले 10 बार, करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये मैं बोलेगी कि ये कोविड का जो पीरियड है, अपने हर एक के लिए, बच्चों के लिए भी, मेरी भी अभी 2 बेटियां हैं, पूरे 3 महीने घर में योगा कर रही है, डांसिंग कर रही है, सिंगिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, झगड़ा मस्ती भी कर रहे हैं, और मैं भी उनको कुछ नहीं बोलने देती, क्योंकि मुझे समझ में आता है वो उसके बहन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग कर पाती है, पापा के साथ किस तरह बात कर पा रही है। मेरी बात सुनने के बाद वो पापा किससे क्या बोल रही है, पापा के बात करने के बाद मेरे साथ, मतलब अच्छी तरह से हम लोग अगर ये टाइम का यूज करेंगे, तो ये हम हर एक के लिए गोल्डन चांस है। और मैं तो बोलती हूँ कि अपने खुद के हॉबीज के लिए भी, मेरे पास तो मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, अभी मेरे बीएड के सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलेगी, अपने अंदर क्या है खुद को जांचो। 21 डे लगता है हर एक को खुद को पहचानने के लिए। आप बोलेंगे मैडम क्या आप हम लोगों को खुद को पहचानने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी खुद की पहचान बहुत देर से हो जाती है और टाइम निकल जाता है। तो अच्छा है ये 3 महीने में खुद को ज्यादा पहचान ले, ये टाइम का अच्छा सा यूज कर ले। हाँ, बहुत अच्छा मैडम जवाब दिया, क्योंकि सच में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं आने वाली सर, ये गोल्डन हाँ, अपॉर्चुनिटी ये कभी नहीं आने है, वाली। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं सच में मैं भी मतलब बहुत बार पहले समय नहीं दे पाता था, पर आज मेरा ऐसे हालत है कि मैं समय देता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक मतलब खुशी मिलती है कि चलो उनके साथ सपोज लूडो खेलते हैं हम लोग रात को, तो उनको भी एक मजा आता है कि चलो पिताजी मेरे साथ कुछ तो नहीं, खेल अभी रहे हैं देखो उधर। एक क्वेश्चन था हमारा कि बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के बीच में जा रहे हैं, तो मैं एक बात ये अपने छात्रों से भी बताना चाहूंगी कि देखने का दृष्टिकोण बदलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करो। कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर छोटा भीम देख रहा है बच्चा घर में, तो उसको देखो कि छोटा भीम के बाजू में सराउंडिंग क्या है, वो झाड़ है, पेड़ है, पौधे है, उस एनिमल को क्या बोलते हैं। हाँ, वो छोड़ दो बाजरे, उसके बाद तू तेरा क्या थिंकिंग करेगा तेरे फ्रेंड्स के बारे में, ऐसा थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करेंगे, वो बहुत अलग तरह से सोचना शुरू कर देते हैं सर। मोबाइल बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, घर में उनका कार्टून शुरू हो जाता है, और अच्छी तरह से वो थिंकिंग डेवलप हो जाती है उनकी। अगर इस तरह पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डेवलप करेंगे, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से टाइम दे पाएंगे। धन्यवाद मैडम। आज अभी सबसे लास्ट वाला सवाल, और जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि आपने काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब बहुत कुछ अच्छी तरह बहुत कुछ प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दिए। बहुत सारे लोगों की कमेंट भी आ रही है कि बहुत अच्छा मैडम आपने समझाया। मतलब सब लोग सेटिस्फाई है, सबके चेहरे देख के मुझे पता चल रहा है कि बहुत कुछ उनको जानकारी मिली है। आदिति शर्मा नाम, अभी आदिति शर्मा एक लड़की है, उन्होंने कहा है कि मैडम आपने तो बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करना है नहीं बताया, लेकिन काउंसलिंग करते समय कौन कौन सी समस्या आती है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, थैंक्स उस क्वेश्चन के लिए। देखो, काउंसलिंग करते समय सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, हर एक काउंसलर को आती है, पेरेंट्स जो है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्गदर्शन तो हम लोग कर देते हैं, मार्गदर्शन के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, मार्गदर्शन इजी से हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, बहुत सारे उनमें पार्ट्स हैं जिसके ऊपर हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग बहुत ही अलग चीज है। इसके लिए सबसे पहले सामने वाला खुद तैयार होना चाहिए, उसकी समस्या सॉल्व होने के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो बोलती हूँ हर एक काउंसलर के लिए ये चैलेंज है कि आगे वाले को उसकी समस्या है ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना। वो भी कुछ भी निगेटिव नहीं बोल के, उसको भी मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका वर्तन गलत है। इस तरह से काउंसलर को पहले से स्टार्ट करने, फर्स्ट स्टेप ही यही है कि गलत को गलत नहीं बोलना है और फिर भी उसकी गलती के लिए सुधारने को उसको तैयार करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हर एक काउंसलर को चैलेंज है। और जो ये फर्स्ट चैलेंज क्रॉस करेगा वो हर एक काउंसलर सक्सेस होगा। उसके आजू बाजू में आने वाला हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 100% होगा। खाली सामने वाले, क्योंकि देखो अगर किसी को हम लोग पॉइंट आउट कर, तू ऐसा है तू ऐसा है, पॉइंट आउट करते हैं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो नहीं सुधरता। नहीं, वो चेंज होने के लिए तैयार तो होना चाहिए ना। उसकी मेंटेलिटी अगर तैयार ही नहीं हो रही, अगर वो तैयार हो जाता है, उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, 50% हमारा काउंसलिंग वहां पे ही हो जाता है। सक्सेस है हमारा 50% काउंसलर, जहां पे उस समस्या वाले छात्र ने या किसी भी व्यक्ति ने उसकी समस्या एक्सेप्ट कर ली और उसने ये सोचा कि मुझे इस समस्या से छुटकारा चाहिए और आप मुझे छुटकारा दो। ये 3 सेंटेंस अगर पॉजिटिव मिल गए, हमारा काउंसलिंग सक्सेस। और ये 3 सेंटेंस में 50% काउंसलिंग हो गया। यही सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद। और एक सवाल है जो जिससे दूर जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों में काउंसलिंग के प्रति मतलब लड़कियों में तो इंटरेस्ट बहुत पैदा हुआ है और शायद उन्हें लगता है कि मतलब अगर उन्हें काउंसलर बनना है तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो लक्ष्मी, जो महालक्ष्मी है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे काउंसलिंग के सेक्टर्स या कोर्सेज हमें करना है तो क्या करना, कहाँ मतलब है कोर्सेज या कोर्स करना है तो क्या कर सकते हैं? देखो काउंसलर के लिए पहले से अंदर से अगर आपके पास है कि नहीं मुझे काउंसलर बनना है, तो सबसे पहले वही चीज जरूरी है कि मुझे काउंसलर बनना है। और पहले आप ये फाइंड आउट करो कि काउंसलर को क्या चाहिए, काउंसलर के अंदर क्या होना चाहिए। देखो मैं बोली ना कि हर एक सक्सेस, हर एक का सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब खुद को अंदर वाली चीज मालूम होगी कि हाँ अभी आपको लग रहा है मुझे काउंसलर होना है। ठीक है, उसकी 10th या 12th के बाद एलिजिबिलिटी है। मैं आपको मैसेज कर देगी सर के बाद इंस्टीट्यूट कौन कौन से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इंस्टीट्यूट का नाम है टॉप, जो इंस्टीट्यूट है अपने सोमैया में भी है। जो मानस शास्त्र, एमए मानस शास्त्र अगर आप लोग करते हैं तो भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मानस शास्त्र साइकोलॉजी में आप अगर एमए कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हो। इसके अलावा पर्टिकुलर आपको अगर गाइडेंस और काउंसलर का कोर्स करना है तो सोमैया कॉलेज में 1 साल का है कुछ। फीस उसका अलग अलग है हर एक इंस्टीट्यूट में। पूरा डिटेल में आपको जरूर भेजेगी। हाँ लेकिन डिटेल, हाँ डिटेल मैं सर के पास भेज देती हूँ तो सर आपसे शेयर कर देंगे बहुत सारे कोर्सेज इंस्टीट्यूट है का नाम। और अपनी एसएनडीटी में भी गाइडेंस काउंसलिंग के कोर्सेज है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया। और दूसरा ये है कि पुणे में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें आप काउंसलिंग के कोर्सेज कर सकते ऑनलाइन हैं। कोर्सेज भी है इसमें सर, हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। ऑनलाइन ये वाईसीएम के वगैरह। ठीक है, हाँ, धन्यवाद और मैडम। दूसरा भी इसमें है सर कि अगर आप बीएड में मार्गदर्शन और समुपदेशन सब्जेक्ट है, आप एमएड भी कर रहे हैं और डॉक्टरेट भी आगे किए तो आपको जरूरत ही नहीं। ओके, थैंक यू मैडम। किसी को आज के इस मुलाकात के ऊपर आपके फीडबैक देना है तो आप अपने आप को म्यूट निकाल के अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहता है? सुचिता? यस सर। हाँ यस, रक्षा बोलो। गुड इवनिंग मैम एंड सर। गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच मैम। मैं रक्षा सिंह पीवीडी कॉलेज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से काउंसलिंग के बारे में बताया कि मतलब जैसे हम कभी कभी इंटर्नशिप पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लेकिन आज आपसे बात करके इन सारे क्वेश्चन पे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो बच्चों को भी हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को 100%। भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू बहुत सो मच अच्छा, मैम। आज आपसे बहुत बात करके अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? सर मैं बोलना चाहती लक्ष्मी, हूँ। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो रिंकू। गुड इवनिंग कौन बोल? सर एंड गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड जैसे कि इवनिंग। अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें गाइड काउंसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। बिकॉज
अभी जैसे हम टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटेलिटी सब अलग होती है क्लास में। तो हम हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उस बच्चे की मेंटेलिटी को समझते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम सॉल्व करने में सक्सेस हो पाते हैं। तो ये आज आपके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली कि किस तरह से या कितने डिफरेंट वेज है, तरीके हैं जिससे हम बच्चों को रीच आउट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जान के उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए मैं अपने टीचर, अपनी कॉलेज एंड आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? हेलो, हाँ रिंकू जी बोलना चाहते हैं क्या आप? मराठी मीडियम से कोई बोलना चाहता है कि मराठी में? हॅलो, चलेगा? मराठीमध्ये बोला, चालेल. मी स्वतः मराठीमध्ये बोलते. चालेल मला ऐकायला मराठीमध्ये फीडबॅक, बोला. कोणी बोलणार आहे का? ओके मॅडम, बऱ्याच जणांनी अपने मैसेजेस द्वारे तुम्हारा मतलब मैसेजेस के जरिए आपको बताया कि मतलब कैसे प्रोग्राम हुआ। बहुत सारे लोगों ने के बहुत कुछ सवाल थे, उनके उत्तर मिले। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन होने के कारण उनका सिर्फ मैंने जिक्र किया, नाम का बताया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि जो मतलब सॉल्व इजी तरह से हो सकते थे। और ऐसे सवाल मैंने इसमें लिए कि जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। मैं सभी स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर कुटे मैडम, हमारे कॉलेज के सभी प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट के जरिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह मतलब एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत ही खूबी से बच्चों के सामने रखा। सवाल तो बहुत रहते हैं, लेकिन सवाल के पीछे हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना है, ये आपने बहुत अच्छी तरह सीख दी। मैं सभी के ओर से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यही हम लोग अभी प्रोग्राम को रुकते हैं। अगर किसी को कुछ मैडम के बारे में डिटेल या मैडम के को बात करने, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद आप लोग सर एक सब ग्रुप को वीडियो ऑन करके एक फोटो ले लो लास्ट का। लिया ओके मैंने ओके, लिया थैंक है। यू। और रिकॉर्ड और सबको मैं बताता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग